Good morning, class. So today we are going to start with the time value of money. Let us see one by one concept. First, time value of money is a concept which says that money received today is more valuable than money received in future due to its potential earning. ठीक है. मेरे पास 1000 रुपीज है. मेरा फ्रेंड मुझे आके कहता है कि सर आप मुझे 1000 दीजिए, मैं आपको इसको 1 साल बाद 1500 में कन्वर्ट करके दूंगा. ठीक है, बट मुझे आज 1000 की जरूरत है, मुझे आज उसकी यूटिलिटी ज्यादा है रादर देन इन फ्यूचर. ठीक है, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि आपका जो पैसों की नीड है वो आज ज्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए रादर देन इन फ्यूचर. This core principle of finance holds that money can earn interest. Any amount of money is worth more the sooner it is received. जितना जल्दी मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, जितना जल्दी मेरे पास पैसा आएगा, उतना ही मेरे लिए उस चीज की यूटिलिटी है. ठीक है. Now money grows with the time but its value reduces. This is the most important point, that is the money grows with the time but its value reduces. आज जब आप बैंक में डिपॉजिट रखते हो 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, जब 1 साल बाद आपको 1,05,000 मिलते हैं तो आपको एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो just because of the time value of money, just because of the other factors, उसका वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 1,05,000 हो जाता है. आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता. वो आज की कीमत 1 लाख है तो उसकी 1 साल बाद कीमत 1,05,000 होती है. ठीक है, जैसे कि पेट्रोल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको 10 साल पहले जो पेट्रोल मिलता था, मे बी 30-40 या 50 रुपए का मिलता था, 1 लीटर, 1 ही लीटर मिलता था. आज 100 रुपए में भी 1 ही लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है. सो एज फार एज क्वांटिटी इज कंसर्न वो इंक्रीज नहीं हुआ, ना तो अमाउंट वाइज तो इंक्रीज हुआ बट क्वांटिटी वाइज वो इंक्रीज नहीं हुआ. इसका मतलब पैसों की वैल्यू क्या होती है, पैसा तो बढ़ता है लेकिन उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. दूसरा एग्जांपल 1947 में $1 की कीमत थी 1 रुपया. ठीक है, जब पैसा बहुत ज्यादा मजबूत था, जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट स्टिल 1 रुपी इज इक्वल टू $1. बट नाउ कितना चल रहा है, 74 रुपीज चल रहा है. तो आज यदि मुझे $1 चाहिए होता है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 74 रुपीज देना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हुआ, पैसों की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई. बराबर. Now this means money has a time value. The most important factor behind this concept is the interest factor upon which the value or worth of money is depends. So basically there is a interest factor जिसके वजह से पैसा ग्रो करता है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है. नाउ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट इज द सिंपल एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. जब आप बैंक में डिपॉजिट रखते हो तो इट विल बी द फिक्स्ड डिपॉजिट, इट इज द सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमेशा सेम रहेगा. तो उसमें क्या होगा, अगर यदि आपने 1 लाख रुपया रखा तो आपको हर साल 1 लाख पे ही आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा. इट इज द सिंपल इंटरेस्ट. बट एज फार एज कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंसर्न, आपका हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होते रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं. सी, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर साल 1,000 1,000 1,000 ही है, और हर साल आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 10% के हिसाब से 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया ही मिल रहा है. ठीक है, बट अगर मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करता हूं तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में यदि आप देखेंगे तो पहले साल में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 1,000 रुपए. पहले साल में मुझे इंटरेस्ट मिला 100 रुपए, एंड देन जब साल खत्म हुआ तो मेरा जो टोटल वैल्यू आया मेरे डिपॉजिट का, दैट इज 1100, एंड विच विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो अगले साल मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 1,100 रुपए. अब जब मैं इंटरेस्ट दूसरे साल का कैलकुलेट करूंगा
तो कितने का इंटरेस्ट, कितने के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 1100 के ऊपर, ठीक है। नाउ जब दूसरा साल खत्म होगा तो अगेन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाएगा। तीसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहेगा, दूसरे साल का प्रिंसिपल प्लस उसमें इंटरेस्ट इज इक्वल टू माय प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। उसी तरीके से ये हर साल चलते जाएगा। सो इंटरेस्ट रिसीव इन केस ऑफ कंपाउंडिंग will always be more than the simple interest, right? So this is the difference between the simple interest and compound interest, ठीक है। नाउ ये आपको कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए, ये हम आगे देखेंगे एक एक। नेक्स्ट इज द ग्रोथ रेट बिटवीन, ये तो हम अभी देख चुके हैं कि एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट विल ग्रो मोर एंड मोर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ techniques behind the interest. This valuation technique is based on the cash inflows and cash outflow. For the future inflow, there will be the present outflow. In this technique, sometimes we need to find the future value and sometimes we need to find the present value. For finding the future value of cash flows, compounding techniques is used, whereas discounting techniques is used to calculate the present value. Simple, एक आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास आज 1,00,000 रुपए है, यदि मैं उसे बैंक में रखता हूँ 10 साल के लिए विद द 10% इंटरेस्ट रेट, सो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अभी हमने देखा इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम देख रहे हैं टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें मुझे ये पता करना है कि अगर मैं फ्यूचर में पैसा कमाना चाहता हूं, मे बी 10 लाख रुपए, तो मुझे आज कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। या आज मेरे पास 1,00,000 रुपया है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग के केस में क्या होगा, मैं प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाऊंगा, वेयरएज डिस्काउंटिंग में क्या होगा, मैं फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आऊंगा, मैं रिवर्स चलूंगा। कंपाउंडिंग में हर साल मैं कंपाउंडिंग जोड़ते 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 प्रेजेंट उसकी फ्यूचर वैल्यू पे जाऊंगा, वेयरएज फ्यूचर वैल्यू से जब मैं वापस से प्रेजेंट वैल्यू पे आता हूं तो इट इज द डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। नाउ कैश फ्लोज अंडर कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, ठीक है। अब इसके अलग अलग केसेस है, 4 अलग अलग केसेस है। एक तो कंपाउंडिंग ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज का मतलब होता है कि अगर मुझे फ्यूचर में कैश का इनफ्लो चाहिए तो मुझे अभी कैश का आउटफ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ कैश फ्लोज, इन केस ऑफ द कंपाउंडिंग कैश फ्लो, कंपाउंडिंग का मैंने आपको मतलब बताया था कि मैं क्या करता हूं, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू के तरफ जाता हूं, ठीक है। नाउ अंडर द कंपाउंडिंग ऑफ कैश फ्लोज देयर आर सर्टेन 4 केसेस। फर्स्ट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। मुझे एक बात भूलना नहीं है, जब मैं कंपाउंडिंग की बात करता हूं तो मुझे कहां जाना है, फ्यूचर वैल्यू पे जाना है। कहां से, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू के तरफ मुझे जाना है। अब जब मैं प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाता हूं तो मेरे पास 4 केसेस है। सबसे पहला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। आज यदि मैंने 1,00,000 रुपए डिपॉजिट किया है, वो दैट विल बी माय सिंगल आउटफ्लो, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सिंगल वन टाइम मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा आज, जिसकी फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा अंडर द फ्यूचर वैल्यू पे सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। अब सेकंड है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज एन्युटी। एन्युटी का बेसिकली मतलब होता है कि आपको इन फ्यूचर 1 रुपए की कितनी वैल्यू रहेगी वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसका मैं आपको चार्ट भी प्रोवाइड करूंगा और कैलकुलेटर पे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ओके। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है
कि मैं हर साल इक्वल अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं, हर साल इक्वल अमाउंट का आउटफ्लो हो रहा है मेरे पास से। ठीक है, पहले केस में क्या था, सिंगल कैश फ्लो, मैं एक ही बार कैश का आउटफ्लो करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने वन टाइम एफडी बनाया 1 लाख रुपए की 10 साल के लिए, तो अब मेरा एक ही बार कैश का आउटफ्लो हुआ, दैट इज द सिंगल कैश फ्लो हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, 10-10 हजार की 10 साल तक मैं हर साल डिपॉजिट करते रहूंगा। सो यदि आपने नोटिस किया होगा तो मैं हर साल 10-10 हजार के अमाउंट इक्वली डिपॉजिट कर रहा हूं। अब इस केस में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है उस उस इक्वल आउटफ्लो की जो कि मैं हर साल डिपॉजिट कर रहा हूं विद द रिस्पेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ फेस फ्यूचर वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लो। दूसरे एग्जांपल में हमने देखा था इक्वल कैश फ्लो में कि मैं हर साल 10-10 हजार रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल कैश का आउटफ्लो हो रहा है। बट नाउ ये केस में मुझे सेविंग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जितना पैसा आता है मैं उतना डिपॉजिट कर देता हूँ। और ये जो पैसा है ये हर साल का फिक्स नहीं, मैं किसी साल में 10,000 करूंगा, किसी साल में भी 50,000 करूंगा, किसी साल में मैं भी 30,000 करूंगा। सो जो पैसों का आउटफ्लो है वो अनइक्वल है, वो अनइवन है, राइट। सो दिस विल बी कैलकुलेटेड अंडर द compounding of cash flows with respect to the future value of uneven cash flows. Next is future value of the multiple cash flows. मैं क्या कर रहा हूँ, अब मल्टीपल कैश फ्लोज कर रहा हूँ, एक स्कीम में भी 2-2 3-3 स्कीम में एक साथ अगर मैं पैसे डाल देता हूँ तो इट इज नथिंग बट द मल्टीपल कैश फ्लोज। तो मुझे अकॉर्डिंगली वैसा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ना इसके हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। इसके बाद है डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग में अब मुझे क्या करना है, डिस्काउंटिंग में मैं क्या करूंगा, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आऊंगा। ठीक है, बैंक वाले मुझे बोलते हैं कि सर आपको फ्यूचर में हम 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो आज आपका कोई ना कोई आउटफ्लो होगा तब तो जाके आपको वो 1 लाख रुपए देंगे, फ्री में तो देने वाले नहीं है, राइट। सो आपका आज कितना आप इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा थ्रू द डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, सो इसमें भी सेम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। यदि फ्यूचर में मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है तो आज मुझे कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा या आज मेरे पास से कितना कैश का आउटफ्लो होगा, दैट आई नीड टू कैलकुलेट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज या इक्वल कैश फ्लोज। हमने डिस्काउंटिंग में देखा था कि फ्यूचर वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है ऑफ द इक्वल कैश फ्लोज। नाउ डिस्काउंटिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑफ इक्वल कैश फ्लोज। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइक्वल कैश फ्लोज। सिमिलरली दोनों में केसेस सेम है, कंपाउंडिंग में भी आपको सेम चीज कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटिंग में भी आपको सेम चीजें कैलकुलेट करना है। बट इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब आप कंपाउंडिंग की बात करते हो तो आपको कहां से कहां जाना है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू के तरफ जाना है। वेरएज जब आप डिस्काउंटिंग की बात करते हो तो आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आना है, राइट। Okay, so we'll discuss in the next class. We will take examples of each of the cash flows and deal accordingly. Thank you.